आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार आज महाराष्ट्र के बीड जिले में उनके पैतृक गांव परली में होगा। मुंडे के पार्थिव शरीर को मुंबई से लातूर ले जाया जा रहा है। लातूर के बाद मुंडे के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव परली ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को परली में रखा जाएगा। इससे पहले गोपीनाथ का पार्थिव शरीर मुंबई के बीजेपी दफ्तर में रखा गया, जहां महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे। मुंबई दफ्तर पर गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा भी मौजूद थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पंकजा के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। बीजेपी के सभी बड़े नेता आडवाणी, राजनाथ, अनंत कुमार और प्रकाश जावड़ेकर मुंडे के अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहेंगे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मुंडे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान भी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहेंगे। इससे पहले वर्ली में गोपीनाथ मुंडे के घर श्रद्धांजलि देने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के कई नेता भी थे। गोपीनाथ मुंडे के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे भी पहुंचे। उन्होंने मुंडे के परिजनों को सांत्वना दी। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। मुंडे के घर पहुंचकर हेमा ने उनके शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। मुंडे के घर पहुंचकर हेमा ने उनके शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इससे पहले कल गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी बेटी पंकजा और परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में धीरज रखने के लिए ढांढस बंधाया। गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। आडवाणी ने मुंडे की बेटी पंकजा के सिर पर हाथ रखकर धीरज रखने के लिए कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वहीं बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने भी मुंडे को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि पेश की गई। वाजपेयी के प्रतिनिधि उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन के लिए फूल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धा सुमन भेजे गए। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि श्रद्धा सुमन लेकर पहुंचे, जबकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत भी थे। बीजेपी के अलावा कई सियासी दलों के नेता भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, पीए संगमा और उनकी बेटी अगाथा संगमा ने गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां उनकी बेटी और परिजन पहुंचे थे। अपने पिता के शव को देखकर बेटी पंकजा फूट फूट रोने लगी, जिन्हें वहां मौजूद सभी लोगों ने ढांढस बंधाया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। उन्होंने फूट फूट कर रो रही मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को ढांढस बंधाया और धीरज रखने को कहा। गोपीनाथ मुंडे की मौत की खबर मिलते ही उनके गृह जिले महाराष्ट्र के बीड में मातम पसर गया। कार्यकर्ता यहां के बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में मुंडे की यादें। कल सुबह दिल्ली में गोपीनाथ मुंडे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस मामले में आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में साजिश की आशंका जताई और कहा कि इस एंगल से भी जांच हो रही है। उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंडा की गाड़ी में चक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर को जमानत दे दी। गुरिंदर को 30-30 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर बेल दे दी गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि आरोपी ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की थी। हालांकि ड्राइवर इसे साफ इनकार कर रहा है। कितने दिन के आपने जंप आपने क्या किया? हाँ। एक ही बार में। हाँ। मैं अपनी ग्रीन लाइट में निकल रहा था। हाँ। उसने रेड लाइट में हिट हुई। हाँ। उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोपीनाथ मुंडे को गहरी चोट की बात कही गई है। कमर और नाक की हड्डी टूटने की खबर है, साथ ही लीवर में भी ज्यादा चोट आई थी। कल दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए गोपीनाथ मुंडे निकले थे, तभी सुबह 6:20 पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उनकी गाड़ी को इंडिका कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। मुंबई जाने के लिए गोपीनाथ मुंडे फ्लाइट पकड़ने दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। करीब 6:20 पर अरविंदो चौक पर लालकृष्ण आडवाणी के घर के पास मुंडे की कार को इंडिका कार ने साइड से टक्कर मार दी थी। गोपीनाथ मुंडे अपनी कार SX4 में पिछली सीट पर बैठे हुए थे, तभी एक इंडिका कार ने मुंडे की गाड़ी को टक्कर मार दी। इंडिका ने उस तरफ टक्कर मारी जिस साइड में मुंडे बैठे हुए थे। इंडिका कार मुंडे की गाड़ी को खरोच गई। मुंडे परिवार के लिए 3 की तारीख काफी मनहूस रही है। मुंडे के साले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की मौत 3 मई 2006 को हुई थी। प्रमोद महाजन को गोली मारने वाले उनके भाई प्रवीण महाजन की मौत 3 मार्च 2010 को हुई थी। मुंडे महाजन परिवार के साथ 3 तारीख की मनहूसियत के बाद प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी महाजन भी कबूल करती हैं। 3 मार्च को प्रवीण गए 2010 में, बाद में 3 मई 2006 को प्रमोद जी गए, 3 जून 2006 को विवेक मेहता गए और आज 3 जून 2014 को गोपीनाथ जी गए। 3 तारीख हमारे लिए बहुत बुरी तारीख है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुंडे के निधन से बीजेपी और पार्टी के संसदीय दल को भारी क्षति पहुंची है। उनके निधन से पार्टी को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि वो हमारे उपनेता थे पार्टी के, इसीलिए संसदीय दल के लिए भी बहुत भारी क्षति है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गोपीनाथ मुंडे के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन विधि का विधान है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने मुंडे को श्रद्धांजलि दी। अनुराग ठाकुर ने इसे बीजेपी और खुद के लिए बड़ी क्षति बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गोपीनाथ मुंडे पर शोक जताया और मुंडे के परिवार को एक संवेदना पत्र लिखकर ढांढस बंधाया। गुजरात कांग्रेस और विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने मुंडे के निधन पर शोक जताया है। वाघेला ने भगवान से मुंडे की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने गोपीनाथ मुंडे के निधन को बीजेपी के लिए बड़ी क्षति बताया। अखिलेश ने मुंडे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो बीजेपी के बड़े नेता थे। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे। 16वीं लोकसभा के लिए चुन कराए सांसदों को अब 5 जून को शपथ दिलाई जाएगी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 6 जून को होना है। ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की रेस में बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन सबसे आगे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें वो सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश करेंगे। 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उसके बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मोदी सरकार में काम की स्पीड बढ़ाने के लिए वीकेंड छोटा करने और वर्किंग आवर्स बढ़ाने के संकेत मिले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए कहा गया है और संसद सत्र के तुरंत बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। खबरों के मुताबिक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने तक सभी सेक्रेटरीज को मौखिक निर्देश से शनिवार को भी ऑफिस आने के लिए कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को अगले साल से सरकारी कर्मियों के अप्रेजल को परफॉर्मेंस बेस्ड बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को भी कहा गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएम के चीफ जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयललिता ने तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर पीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा और सूबे को मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्लाह ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और सीमांध्र को स्टेटस की अपील की है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद यूपीए ने दिल्ली में बैठक की। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हुई।
बैठक में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। सरकारी अफसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने यशवंत सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिजली कटौती के खिलाफ सोमवार को यशवंत सिन्हा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर में हंगामा किया था। जीएम ने आरोप लगाया था कि यशवंत के कहने पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रस्सी से बांधा था। सरकारी कामकाज में बाधा डालने और जीएम को बंधक बनाने के मामले में यशवंत सिन्हा और दूसरे आरोपियों को हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यशवंत सिन्हा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने चौटाला को उनके छोटे भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए बेल दी है। चौटाला के छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला का 1 जून को निधन हो गया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने करीब 1.5 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। 4 मार्च से जेल में बंद सुब्रत रॉय ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड के लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों ने फ्लैट छोड़कर जाने का फैसला लिया है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बीएमसी ने इन लोगों से 2 जून तक फ्लैट खाली करने के लिए कहा था। बीएमसी के आदेश के खिलाफ कंपाउंड के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपाउंड में रह रहे लोगों की अर्जी खारिज कर दी। यौन उत्पीड़न के आरोपी तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी अंतरिम जमानत का वक्त 27 जून तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसएलआर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। यूपी के सीतापुर में बदायूं जैसी हैवानियत सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की की हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। लड़की की शादी से इनकार करने के बाद उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को ही घर से उठा लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं हाईकोर्ट ने बदायूं मामले में यूपी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की। कॉपी के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई है। इसके लिए 9 जून तक का वक्त दिया गया है। बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव ने मीडिया पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि मीडिया जानबूझकर यूपी की खबरें दिखा रहा है। देश के दूसरे राज्यों में रेप की घटनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाता। कानपुर में 12 साल की लड़की से गैंगरेप का खुलासा हुआ है। आरोप महिला प्रधान के पति और उसके भाई पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक काम के बहाने दोनों ने अपने घर में गैंगरेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। यूपी के बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर स्थिति में छात्रा का इलाज अस्पताल में जारी है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला को जलाने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में जली महिला का इलाज मेरठ के अस्पताल में हो रहा है। मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। यूपी के इलाहाबाद में झूठी शान की खातिर एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी की बहन पड़ोस के लड़के से प्यार करती थी। यूपी के औरैया जिले में 7वीं क्लास की छात्रा की लाश मिलने से लोगों में गुस्सा है। वो घर से लापता थी। छात्रा की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। नाराज लोग इस मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों में छात्रा का दोस्त भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने बाप बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक शादी का झांसा देकर एक युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में आरोपी के बेटे ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब पटना से। पटना सिटी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका के घर वाले दहेज हत्या का शक जता रहे हैं। यूपी के बलिया में 15 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। लाश की पहचान छिपाने के लिए कातिल ने लड़के के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। लड़का 2 दिनों से लापता था। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
दिल्ली में यमुना किनारे 2 लड़कों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। दोनों की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फिर घर वालों को सौंप दिया। दोनों के घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में लग गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। सीसीटीवी फुटेज में एक शराबी की तस्वीर कैद हुई है जो चाकू से शराब दुकानदार पर हमला कर देता है। तस्वीरें सामने करने वाली हैं। बेखौफ शराबी श्रीगंगानगर के शिव चौक पर बनी दुकान में घुसता है और शराब मांगता है। दुकानदार से किसी बात पर उसकी बहस होती है। इसके बाद दुकानदार कुछ समझ पाता, उससे पहले हमलावर ने उस पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश करने में जुटी है। आगरा के एतमादौला रामबाग इलाके में अचानक एक फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग की चिंगारी शोलों में तब्दील हो गई। दरअसल पहले गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी जो बाद में जूते की फैक्ट्री में फैल गई। खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लुधियाना में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। तीसरे मंजिल से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में पंजाब मेल पटरी से उतर गई। दिल्ली से चली ट्रेन के रास्ते में एक सांड आ गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि रेल सेवा कुछ देर तक जरूर बाधित रही। लखनऊ में टीईटी उम्मीदवारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जो जहां मिला उसे लाठियों का शिकार होना पड़ा। इस दौरान उम्मीदवारों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वो अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आने जाने वालों पर गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम के बाहर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने IPL 7 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सम्मान समारोह देखने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस वाले घोड़ों पर बैठे हुए थे और लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने घोड़े दौड़ाते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। सम्मान समारोह में एंट्री मुफ्त रखी गई थी जिससे ज्यादा भीड़ जुट गई। अंदर जीत के जश्न की तैयारी हो रही थी। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची हुई थी। कई क्रिकेट फैंस को पुलिस की लाठियों से गंभीर चोटें आई।